सामने साफ है कि लड़ाई फांसीवाद के ख़िलाफ़ है, लेकिन फांसीवाद को हम लोग एक सिंपलिस्टिक तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, सिविल राइट्स पे हमला, बोलने की आज़ादी पे हमला, तमाम तरह की जो हमारे पास आज़ादियाँ हैं, इंटॉलरेंस, ये सारे फांसीवाद के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की और जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग फांसीवाद को और गहराई से समझें। और उसी कड़ी में मुझे लगता है कि फांसीवाद का जो रिश्ता है न्यू लिबरलिज्म से, उसको बहुत ही क्लियरली समझना कि जब फांसीवाद आता है उसी टाइम पर ट्रेड यूनियन राइट्स को भी ख़त्म किया जाता है, उसी वक्त पर एग्रीकल्चरल लैंड्स को ले लिया जाता है, उसी वक्त पर SEZ कॉरिडोर्स बनते हैं, उसी वक्त पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों के जॉब्स छीने जाते हैं। तो हम लोगों को ये रिश्ता समझना न्यू लिबरलिज्म और फैशिज्म के बीच में बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से अगर इफ़ द यूथ हैज़ टू बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आई थिंक इट हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप, एंड दैट इज़ वेयर कि जो लड़ाई है वो सिर्फ यूथ की नहीं रह जाती है और फिर वो एक मास की, एक बड़े एक देश की लड़ाई बनती है। जो पिछले 4 महीने से स्टैंड विद JNU मूवमेंट चल रहा है, उसमें शामिल रहने की वजह से और उससे पहले भी जो मूवमेंट्स शहर में हुए, उसमें कुछ भूमिका निभाने की वजह से कुछ ट्रेंड्स जो मूवमेंट्स में आ रहे हैं उसके बारे में एक ब्रॉड तरीके से थोड़ा सा बातचीत रखना चाहूँगी। तो एक चीज़, टेलीग्राफ में एक आर्टिकल आया था प्रभात पटनायक का, और प्रभात पटनायक से काफ़ी चीज़ों में असहमति है, लेकिन वो आर्टिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करता है, बैनर के पॉलिटिक्स की, कि ऑर्गेनाइजेशन का ये जो एक पुराना आइडिया है कि आइए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट करने आएंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तले प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये और इसके चलते जो हम देखते हैं कि अलग अलग मूवमेंट्स में, जैसे अगर 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो 20 बैनर्स आएंगे और 20 लोग उसको लेकर झगड़ा करेंगे कि नहीं मेरा बैनर आगे, नहीं मेरा बैनर आगे, और मेरे बैनर के तले लोग खड़े रहेंगे और हम लोग फ़ोटो खिंचाएंगे। तो वो आइडिया शायद अब बहुत जल्दी पुराना होता जा रहा है। लोग अब ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनने से पहले मूवमेंट्स का पार्ट बन रहे हैं, और ये एक मतलब हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में फ़िलहाल अभी जो हालत है शायद थोड़ा क्राइसिस पैदा करे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को इसके बारे में काफ़ी सीरियसली, और ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उन लोगों को ज़रूरी है कि बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचें कि किस तरह से जो लोग आ रहे हैं और जो नेसेसरीली किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन रहे हैं लेकिन तब भी बहुत जिम्मेदारी के साथ आंदोलन को आगे चला रहे हैं, उन लोगों को कैसे आंदोलन में बनाए रखना और उन लोगों के साथ मिलके कैसे लड़ाई लड़नी है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोगों को अभी उठाने की ज़रूरत है। अगर हम लोग एक ट्रेंड की तरह देखें तो मैं नहीं कहूँगी कि FTIS से लड़ाई शुरू हुई। FTI मतलब हम लोग जब स्टूडेंट मूवमेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये एक नया रिसर्जेंस है और स्टूडेंट मूवमेंट्स में, और FTIS में लड़ाई शुरू हुई, फिर HCU में, फिर जादवपुर में, फिर अलग अलग जगह, और इस तरह से एक रिसर्जेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आज हम लोग देख पा रहे हैं, जो कि है ही। लेकिन मूवमेंट्स में जनरली आई थिंक देयर इज़ अ रिसर्जेंस ऑल ओवर, एंड ऑल दोज मूवमेंट्स हैव टू बी सीन टुगेदर। कि जब हम देखें तो जिस तरह से लैंड एक्विजिशन के खिलाफ सिंगूर में या रायगढ़ में या नंदीग्राम में लड़ाइयाँ हुई, या SEZ कॉरिडोर्स के खिलाफ लड़ाइयाँ हुई, या जिस तरह से मारुति के वर्कर्स ने, होंडा के वर्कर्स ने लड़ाई लड़ी, बेंगलोर में गारमेंट वर्कर्स ने लड़ाई लड़ी, महिला गारमेंट वर्कर्स ने, या जिस तरह से ट्रेड यूनियंस की खामियों को समझते हुए मुनार की महिला प्लांटेशन वर्कर्स ने अपनी लड़ाई लड़ी और ट्रेड यूनियंस को बिल्कुल अपने आंदोलन से बाहर रखा, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी सीरियस दैट वी नीड टू एड्रेस। ये एक लंबी, I mean that is the entire, I mean it's not a chain, I would say it's a web of movements that is going on in the country. तो हाँ, ये बहुत ही एक डार्क दौर चल रहा है, फांसीवाद बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी उतने ही जोश से, उतने ही स्ट्रांगली आज बढ़ रही है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस रेजिस्टेंस को बरकरार रखें और कोई एक ठोस
लड़ाई दे पाएँ, तो हम लोगों को यूनिटी ढूंढनी पड़ेगी। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लोग तुम मेरे साथ हो, हम लोग सब यूनाइटेड हैं, लेकिन यूनिटी जब हम ढूंढते हैं तो यूनिटी हम लोगों को इन मूवमेंट्स में ढूंढनी पड़ेगी कि किस तरह से हर मूवमेंट एक दूसरे मूवमेंट की सहायता कर सकता है, किस तरह से लड़ाई साथ लड़ी जा सकती है, किस तरह से हम लोग के जो सवाल हैं वो चाहे वेजेस के हों, चाहे स्कॉलरशिप के हों, चाहे महिलाओं के हकों की हों, दलित के हकों की हों, वो अलग अलग नहीं हैं. Those are questions in the same oppressor, and we need to sort of connect them, and we need to fight that battle together. So that I think is a very important aspect of our fight. And और मैंने शुरू में असहमति इसलिए कहा था क्योंकि कई बार क्योंकि दुश्मन इतना बड़ा है और इतना मतलब हम लोगों के आज़ादियों पर इतना ज़्यादा हमला हो रहा है, तो कई बार लगता है कि इसका क्विक सोल्यूशन क्या है. तो द क्विक सोल्यूशन कैन समटाइम्स बिकम एन इलेक्टोरल अलायंस. And a quick solution can sometimes become like, let's join forces with anyone who is against BJP, who is against RSS, and let's form a front and let's defeat BJP and RSS. But I want the youth of this country to really think about whether this alliance would really challenge things for a longer period of time and permanently, whether it would actually fight against fascism in the long run. And hence I say that more important to form unity between movements than unity between political parties. Student movement specifically rehearsal ground नहीं बन सकता है आने वाले alliances का. कि बिहार में लेफ्ट संगठन साथ आएंगे कि नहीं, कि यूपीए 3 बनेगा कि नहीं, ये स्टूडेंट मूवमेंट तय नहीं करेगा. स्टूडेंट मूवमेंट ये तय करेगा कि देश में लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी. जो लेफ्ट के संगठन है इन लोग इनसे ये आज एक्सपेक्टेशन है बहुत, और एंड आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि जो आज सवाल करे जा रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म राइट्स आ रहा है उससे एंगेज करने का कोई मतलब नहीं है कि जेएनयू में drugs or sex hota hai. I mean, this is not something important that we need to deal with. What we do need to deal with, however, is the criticism that is coming from our own side. So when we are asked questions about identity politics, when we are asked questions about कि दलितों के हकों की बातचीत आज तक क्यों नहीं हुई, या हुई तो सेकेंडरी तौर पे क्यों रही, महिलाओं के हकों की बातचीत सेकेंडरी क्यों रही, होमोसेक्सुअल्स के राइट्स क्यों सेकेंडरी या एलीट या इस तरह से देखे गए, ये जब सवाल हमसे करे जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि विदाउट टेकिंग सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शनरी पोजीशन कि नहीं हाँ आओ हम लोग सब साथ में हैं, हम लोगों को भी बहुत ज़रूरत है कि हम लोग आज इन सारे सवालों पर सोचें, बहुत ही एक नुआंस्ड पोजीशन बनाएं और इस लड़ाई को साथ लड़ें. So what I'm basically arguing for is for student politics to today think of revolutionary social transformation, that not just changing who will come to power and who will become the next prime minister and who will, but to actually change, to actually think of a different society, to actually imagine that, to keep that in the imagination while we fight our daily struggles. It is important to keep that in our imagination and continue the fight. JNU के काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें शैला ने गिनाई आपको कि लड़कियों को रात में घूमने की आज़ादी है, हमारे पास बहुत ही फंक्शनिंग कमिटी है, GS कैश कमिटी. इट्स specifically for against sexual harassment and for gender sensitization. So things like that are present in JNU, पर उसके लिए एक लंबा स्ट्रगल लड़ा गया है. कोई भी जो आज हमारे पास प्रिविलेज है JNU में, वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सरकार ने दिए या कहीं से टपक के हमारे पास आई है. हर चीज़ के लिए लड़ाई करी है, और अगर हम लोग बाहर भी उसी तरह की आज़ादियों के लिए लड़ेंगे तो उसी तरह की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी. पर मैं ये कहना चाहूँगी कि JNU स्टूडेंट्स यूथ नहीं हैं, स्टूडेंट्स भी यूथ नहीं हैं. यूथ एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है of the society. We are a very young country, and that means that there are a lot of young people today who have no means to reach higher education but still form the youth of this country. So when we speak about specifically
youth, then we have to speak about the struggle that is going on in Maruti and in Honda, where the average age of leaders is between 23 and 30. We have to speak about the young women who are fighting in Munnar. We have to speak about जो recently Muslim personal law में जो कुछ चीज़ों के खिलाफ औरतें सड़कों मुसलमान औरतें सड़कों पे निकली थीं, उसमें से कितनी यंग महिलाएं थीं जो शायद किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रही हैं लेकिन तब भी अपने हकों के लिए लड़ रही हैं. तो ये ज़रूरी है कि हम उस पूरे सेक्शन को एज यूथ रिकग्नाइज करें, उस पूरे सेक्शन के बारे में सोचें. सिर्फ ना, क्योंकि शिक्षा का सवाल जो है वो आइसोलेशन में सवाल नहीं है. शिक्षा का सवाल हमारे बहुत सारे बुनियादी हकों के सवाल से जुड़ा हुआ है, और जब तक हम लोग उन बाकी सवालों के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा का सवाल अपने से इट जस्ट बिकम्स एन आइसोलेटेड फाइट एंड इट विल नॉट cannot go on for long. So when we speak about an alternative, when we speak about an imagination, we need to speak about other questions, other fights also. सिर्फ ख़त्म करना चाहूँगी ये कह के कि शैला का लास्ट एक टॉक मैंने सुना यूट्यूब पे. आजकल सारे टॉक्स हमारे यूट्यूब पे आ जाते हैं, तो वो टॉक सुना जिसमें वो सजेस्ट करी थी एक अल्टरनेटिव इमेजिनेशन की, जिसमें शायद हाफ मजाक के तौर पे उन्होंने कहा कि कन्हैया को प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या आप देख सकते हैं या नहीं, विच इज़ इंटरेस्टिंग. पर तब भी मैं चाहूँगी कि शैला भी और हम सब भी अगर हम लोग एक ऑल्टरनेटिव इमेजिन कर रहे हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ ये इमेजिन करना कि हम लोगों के बीच में से लीडर्स निकलेंगे, वो लोग कुछ बातें कहेंगे जो हम लोगों के मन को छुएंगी, हमें इंस्पायर करेंगी, और फिर हम लोग उन लीडर्स का क्रिटिसिज्म करेंगे, फिर वो कुछ अपने ज़िंदगी में करेंगे एंड देन द होल मूवमेंट विल डाई आउट. डू वी इमेजिन दैट? Or do we imagine that there will be thousands of Kanhayas, that there will be 10,000s of Shailas, there will be 10,000s of Ramanagas, 10,000s of Umar Khalids, that we will decentralize. और बहुत ही मैं एम्फेसिस के साथ ये पॉइंट कहना चाहती हूँ कि किसी भी आंदोलन का पार्टीज़ का फोकल पॉइंट हो सकता है, किसी राजनीतिक अलायंस का फोकल पॉइंट हो सकता है, लेकिन आंदोलन का फोकल पॉइंट होना, मुझे लगता है कि आंदोलन मर जाता है जब उसका एक फोकल पॉइंट एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति बन जाते हैं. आंदोलन को अपने से चलना होगा, और उसकी वजह से और उसके ताकत से हम मतलब एक इमेजिनेशन करें, एक फ्यूचर एनविसाइज करें कि जब हर कोई अपने आप को सोचेगा कि मैं इस आंदोलन का लीडर हूँ और मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, और किस तरह से बढ़ाऊँ और किस जिम्मेदारी से बढ़ाऊँ. ये हम लोग इस तरह का अगर हम लोग एक फ्यूचर इमेजिन करें, तो मोदी क्या किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम लोगों से टकरा पाए. तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी. कॉमरेड प्रेसिडेंट ऑफ